हेलो डियर, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के क्लास 12th के बायोलॉजी के पारे से टॉपिक की, जिसका नाम है अपूर्ण प्रायिकता। अपूर्ण प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेंडल्स के नियम के जो पास में पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। मेंडल्स के नियम में पहले पॉइंट में प्रायिकता का नियम। प्रायिकता के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता था तो जो लक्षण प्रभावी होता था, जो लक्षण दिखाई देता था उसे प्रभावी कहते थे, जो लक्षण छिप जाता था उसे अप्रभावी कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविकता। ये भी क्या है इसको बताएंगे हम आपको। तो देखिए, कुछ पौधों में दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर दो लक्षणों को ध्यान रखना। दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे होने चाहिए अलग अलग। जैसे एक पौधा हमने यहाँ पर लाल पुष्प का लिया है तो दूसरा पौधा सफ़ेद पुष्प का लिया है, और दोनों पौधे हमारे पास में विपरीत लक्षण, एक मेल होना चाहिए तो दूसरा फीमेल होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, बताया गया है। संकट कराया जाता है तो पहली पीढ़ी मतलब F1 में, F1 या फर्स्ट जनरेशन जिसे बोलते हैं, में विपरीत में से कोई भी पूर्णता प्रभावी नहीं होता। दोनों जो विपरीत लक्षण होते हैं उनमें से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं होता जो पूर्णता को प्रभावी हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए, और दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। दोनों लक्षण मिक्स रूप में जो F1 जनरेशन में जो हमारे पास में पीढ़ी है, उसके बाद में उनका संकरण करना है जो F2 जनरेशन प्राप्त होती है, वो मिक्स रूप में प्राप्त होती है। इसकी खोज कॉल कॉरेंस ने सन 1903 में की थी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा अपूर्ण प्रभाविता। आप देखेंगे इसमें और किस तरीके से उसको समझने का प्रयास करना, और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। दिया है यहाँ पर लाल पुष्प किसके लिए, गुलाबांस को, जिसको हम फोरोक्लॉक्स कहते हैं। ये हमारे पास में एक हमने मेल मान लीजिए इसको, इस मेल लिया जिसको कैपिटल आर से, उसके बाद क्रॉस कराया है सफ़ेद पुष्प वाले फीमेल के साथ में जिसको हमने स्मॉल। इसके गेमेट्स को अलग अलग हम निकालना चाहेंगे तो अलग अलग गेमेट्स निकाल सकते हैं। इसका गेमेट्स हमारे पास में कैपिटल आर हो जाएगा, और इसके जो गेमेट्स होंगे स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आर को हम ओवम बोल सकते हैं, और यहाँ पर कैपिटल स्पर्म बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसके ओवम फर्स्ट जनरेशन में जो पहली पीढ़ी में जितनी भी जनरेशन प्राप्त हुई वो हमारे पास में सारी की सारी RX होगी, मतलब गुलाबी रंग के सारे पुष्प होंगे। उनके बीच में फिर से स्वपरागण कराया गया है, जिसकी वजह से जो F2 जनरेशन प्राप्त होने वाली है वो किस तरीके से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर हमने कैपिटल आर स्मॉल आर को लिख लिया है। ये जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका ही क्रॉस करा रहे हैं फिर से। अब यहाँ पर RR मतलब उसके बाद में कैपिटल एस का गुणा कर देंगे इसके साथ में, इसी सारी स्मॉल आर का गुणा करेंगे। पहले से कैपिटल आर का इसके साथ गुणा करते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल आर प्राप्त हो जाएगा, फिर कैपिटल एस के तरीके से। तो ये हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त होगा लाल और कैसा, गुलाबी और सफ़ेद, मतलब 3 प्रकार के पुष्प F2 जनरेशन में प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ से जो गुलाबी रंग हो रहा है, गुलाबी रंग के जो पुष्प प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे पास में अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि ये सफ़ेद और लाल दोनों का संयुक्त स्वरूप प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। चलिए अगले इसी में और टॉपिक हमारा है, उसको हमने आपको क्वेश्चन के रूप में दिया है, उनका आपको लर्न करना है उनको। और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है। प्रायिकता तथा प्रभाविता में क्या अंतर है, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। और उसके बाद में अगला जो पॉइंट हमने दिया आपको, आप लोगों को लर्न करने के लिए, वो है मेंडल के नियमों का अध्ययन। मेंडल के संबंध है आपको बताए गए थे कि 3 नियम होते हैं, जैसे प्रायिकता का नियम, स्वतंत्रता वियोजन का नियम और पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे की ओर हम बढ़ते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की विधि क्या है। तो मानव में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है जितने भी एक लिंगी जीव होते हैं उसमें जो लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या एक जोड़ी होती है, और शेष क्रोमोसोम होते हैं उसे हम सामान्यतः ऑटोसोम्स कहते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में मेल में लिंग क्रोमोसोम को हम XY और फीमेल में लिंग क्रोमोसोम्स को XX कहते हैं, जबकि 44 इसमें ऑटोसोम्स होते हैं। चलो देखते हैं हम मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक लिंगी जीवों में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी जीव, अभी हमने बताया था आपको, और शेष क्या कहते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या आपको बताई थी अभी 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। जब से सेक्स क्रोमोसोम की संख्या मेल होगा तो उसमें XY होती है, और फीमेल होता है तो उसमें XX होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में मैकलंग की बात करते हैं। मैकलंग ने सन 1902 में जो क्रोमोसोम का एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम XX और XY लिंग गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं, जिसके द्वारा हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और इस लिंग का निर्धारण करने की जो विधि है वो आप चित्र के द्वारा आप आसानी से बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ कठिन नहीं है इसमें आपको समझना और याद रखना। सबसे पहले हमने एक मादा लिया है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आपको पता है 44 है, तो ये ऑटोसोम्स होंगे।
और एक्स एक्स है, तो ये हमारे पास में 2 सेक्स क्रोमोसोम हो गए। इसके बाद में इधर आ जाइए, इनका क्रॉस कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्रॉस कराना है, क्या करना है 44 प्लस एक्स वाई के बीच में, इसको हम नर कहेंगे। इसके जो ओवम बनेंगे वो हमारे पास में 44 प्लस एक्स हो जाएंगे और 22 प्लस एक्स हो जाएंगे और 22 प्लस हमारे पास में एक्स हो जाएंगे। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से इनको अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ से 22 प्लस एक्स हो जाएगा और 22 प्लस वाई हो जाएगा। अब हमें इन्हीं सीक्वेंस में लिखना है, 22 प्लस एक्स को लिख लिया, 22 प्लस वाई को लिख लिया, इधर हमने 22 प्लस एक्स लिखा है, 22 प्लस एक्स लिखा है। इनका क्रॉस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास पहले जो है हमारे 44 प्लस एक्स मादा प्राप्त होगा, 44 प्लस एक्स मादा प्राप्त होगा, 44 प्लस एक्स वाई नर प्राप्त होगा, 44 प्लस एक्स वाई नर प्राप्त। इस तरीके से 50% नर और 50% मादा प्राप्त होने की संभावना होती है। तब इसी को हम बोलते हैं मनुष्य का लिंग निर्धारण कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन को आपको और भी ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, वो है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है।